निबंध का शाब्दिक अर्थ है कि किसी चीज़ को बांधना या बांधकर प्रस्तुत करना। इसीलिए कहा जाता है कि साहब आप किसी विषय, किसी भी समस्या, किसी भी मुद्दे पर चीज़ों को, सारी चीज़ों को एक साथ परोसें। हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जब आप कहीं भोजन करते हैं तब उस भोजन की थाली में थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी चावल, फिर ये भी है कि साहब दाल, सब्जी, फिर है कि साहब कुछ पापड़, फिर कुछ चटनी, और जब आपने भोजन कर लिया तो बाद में कुछ मिठाई भी। निबंध के साथ भी यही है। चाहे कोई भी निबंध हो, किसी भी विषय का निबंध हो, किसी भी समस्या का निबंध हो, किसी भी मुद्दे का निबंध हो, वास्तव में आपको करना ये है कि आप उसे एक संरचना में लिखेंगे। एक पूरा उसका एक योजना होगी, पूरी उसकी एक फ्रेमवर्क होगा, और उस फ्रेमवर्क में, उस योजना में इस बात को आप लिखेंगे। जाहिर सी बात है, जो जीनियस हैं, जो अत्यधिक मेधावी हैं, उनके लिए किसी पैटर्न की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक कविता ही निबंध के रूप में लिख सकते हैं, वो एक पत्र के रूप में निबंध लिख सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो अपने निबंध को जिस रूप में भी चाहें उस रूप में उसको निबंध को लिख दें। पर जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, उसको क्या करना है? उसके लिए आवश्यक ये है कि वो एक संरचना जान ले। तरह तरह की संरचनाएं हो सकती हैं। मैंने जो अपने अनुभव से सीखा है, हजारों कापियाँ देखा, हजारों लोगों से बात किया, फिर कुछ ऐसे लोगों से भी बात किया जो निबंध के परीक्षक भी रहे थे। इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग की तारीफ करनी होगी। वो हर बात के लिए एक निश्चित निर्देश देते हैं और 24 पन्नों का एक निर्देशिका हर परीक्षक को, चाहे वो निबंध का हो और चाहे वो दर्शन शास्त्र का हो, भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई सब कुछ बताते हैं। इस बताने में मेरी जो राय है, वो राय ये है कि साहब आप सबसे पहले तो एक प्रस्तावना, अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन, वो लिखें। क्या लिखेगा इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में आप मान लीजिए कि कहीं गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है और आप उसके एंकर हैं, आप उसका संचालन कर रहे हैं। आप अपने मित्र को बुलाते हैं जो बड़ा भोंडा गाता है परंतु चाह रहा है कि मैं भी कुछ गा दूं, तो आप उसको अच्छे शब्दों से बुलाते हैं कि भाई नवोदित गायक हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। आप प्रस्ताव को, इंट्रोडक्शन को बराबर सकारात्मक रूप से आरंभ करें। आप में हो सकता है साहित्यिक क्षमता न हो, फिर भी जो भी क्षमता है उसके अनुसार आप थोड़े प्रभावी शब्दों से ही आरंभ करें। ये समझ लीजिए कि भाई निबंध का जो प्रस्ताव है, जो इंट्रोडक्शन है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण। इसीलिए इस प्रस्ताव में लगभग 150 शब्द लिखिए। कठिनाई होती है पर लिखिए। क्या लिखिएगा कि साहब आप विषय को बताइए कि ये है। अभी एक निबंध आया था कि भाई शैली का एक कोट था कि भाई जो कवि है वो एक विधायिका का सदस्य है और वो लेजिस्लेट करता है, मार्गदर्शन करता है। तो अब इस तरह के निबंध में आप शुरू कीजिए कि भाई वो निराला ही होगा, वो कवि या कपि जो हर जगह जाएगा और हर समस्या का उसके अनुसार एक समाधान होगा। लिखिए इसमें कि कवि जो है हर संकट में, हर समस्या में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपनी कोई राय रखता जरूर है, चाहे उसकी कोई सुने या न सुने। शैली ने भी लिखा अनएक्नॉलेज्ड
जो स्वीकृत नहीं होता है, जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है, और इस तरह का वो विधायक है, इस तरह का वो नियम बनाने वाला है, तो आप इस प्रस्ताव में ही लिख दीजिए कि भाई कभी जब सारी जगह तमस है, जब सारी जगह अंधेरा है, जब सारी जगह अंधियारा है, ऐसे में एक किरण, ऐसे में एक माचिस की तिली कभी होता है जो राह दिखाता। जब सभी असफल हो जाते हैं, राजनेता असफल हो जाता है, सेना के लोग असफल हो जाते हैं, जब बुद्धिजीवी असफल हो जाते हैं, ऐसे में कवि आता है मंच पर और वो राह दिखाता। लिख दीजिए प्रस्तावना में कि कवि की राह या कवि का उपाय सही नहीं भी हो सकता है, परंतु कवि की बात को सुनना चाहिए, कवि महत्वपूर्ण होता। तो ये है प्रस्ताव, ये है इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद बहुत सारे लोग उसको कहते हैं बॉडी, मैं उसको कहता हूँ कि नहीं साहब, ये विस्तार है। आप किसी विषय के संबंध में जो भी जानते हैं, किसी समस्या के संबंध में जो भी जानते हैं, अगर ये मुद्दा है तो इस विस्तार में 500-600 शब्द लिखा जाए। मुद्दे का एक पक्ष पहले लिखिए और फिर दूसरा पक्ष लिखिए। ये सबसे बड़ा निबंध का सबसे महत्वपूर्ण अंश नहीं है, परंतु ये सबसे बड़ा अंश जरूर। निबंध का ये सबसे महत्वपूर्ण अंश नहीं है, परंतु ये सबसे बड़ा अंश जरूर है, और इसमें आप सारी बातें लिखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते हैं, पर मैं मानता हूँ कि साहब इसके बाद, विस्तार के बाद विश्लेषण की स्थिति आती है। विश्लेषण क्या है? किसी भी समस्या के, किसी भी मुद्दे के, किसी भी विषय के आप अंदर पहुँचते हैं। सरकार ने एक योजना घोषित की, उस योजना का असल उद्देश्य कुछ दूसरा है, परंतु सरकार कोई दूसरी बात कह रही है। आप उस असल उद्देश्य को इस विश्लेषण में लिखिए, बड़ा संयमित भाषा में लिखिएगा। रूढ़ भाषा का प्रयोग, कर्कश भाषा का प्रयोग, इस तरह की भाषा का प्रयोग बहुत ही हित करने वाला, बहुत ही चोट पहुंचाने वाला, बहुत ही सीधे प्रत्यक्ष रूप से जो बातों को कहा जाता है उस तरह से आप ना लिखिए, बल्कि आप संयमित रूप से, आप जो है बहुत ही संतुलित रूप से लिखिए। अब ये जो आपने लिखा, यानी ये जो आपने अपना विश्लेषण किया, इस विश्लेषण में लिखिए कि इसके अंदर की बातें क्या। उदाहरण के लिए, अब ये एक सवाल था कि भाई एक जहाज है और जब वो बंदरगाह पर, जेटी पर खड़ा है तब तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, परंतु जहाज का काम जेटी पर खड़ा रहना नहीं है, बंदरगाह पर खड़ा रहना नहीं है। हमने पढ़ा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस बात को कभी कहा था। हालांकि इसके पिता श्री के रूप में, इस जो ये टिप्पणी है, इसके टिप्पणी के पिताश्री के रूप में, जनक के रूप में बहुत लोगों का नाम लिया जा रहा है। मेरी समझ से ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात है। जो सैनिक है उसका काम है सेना में लड़ना, जो राजनेता है उसका काम है राजनीति करना, जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी कमरे में बैठ करके टेलीविज़न में टेलीकास्ट नहीं देखता है, उसका ये काम नहीं है। खिलाड़ी का काम है मैदान में दौड़ते रहना, अपने को तैयार रखना, हर वक्त पसीना बहाना, हर वक्त खेलते रहना। ये बातें आप यहाँ पर जो है उदाहरण देना होगा, विश्लेषण में भी और विस्तार में। मैं अभी आता हूँ तो मैं बताता हूँ कि भाई अब इस विश्लेषण के बाद क्या। विश्लेषण के बाद आप जो है अपना सुझाव दीजिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वे फॉरवर्ड। आप एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी बनने जा रहे हैं, आपसे अपेक्षित है कि आपकी कोई सार्थक राय होगी। कोई भी राय आपकी जो है, उस राय को आपको देना जरूर। अब मान लिए इस बार 2022 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में एक प्रश्न ये भी था
कि भाई ये जो मानव का इतिहास है, ये वैज्ञानिक व्यक्तियों के द्वारा जो रूमाने व्यक्ति हैं उन पर विजय की कहानी है। वैज्ञानिक व्यक्ति बराबर जीतता है, विज्ञान बराबर जीतता है, रोमांच और रूमानियत बराबर हारती है। हम लोगों के समझ में ये जो रूमानियत है इसका एक गलत अर्थ प्रचालित हो गया। रोमांस का मतलब होता है दुस्साहस। रोमांच का मतलब है, जब शेक्सपियर ने इस शब्द का प्रयोग किया तब वो एक नाटक लिख रहा था, रोमियो और जूलियट। तीसरी मंजिल पर रहती थी जूलियट और रोमियो अपने दुस्साहस से उसकी खिड़की पर पहुंच जाता है। ये था रोमांच। कोई लड़की पेड़ पर चढ़ती है और वहां से कूद जाती है, ये है रोमांच। कोई लड़का जो तालाब के किनारे पेड़ है बरगद का, उस पर चढ़ता है और जमाक से कूदता है उस तालाब में, तो ये है रोमांच। तो अब यह है कि भाई रूमानियत हारती है और विज्ञान जीतता है। पर आप कल्पना कीजिए कि अगर रूमानियत भी उस रोमांच के साथ जुड़ जाए, उस विज्ञान के साथ जुड़ जाए। एक ऐसा व्यक्ति हुआ है इटली में जिसका नाम था लियोनार्डो विंची। वो एक वैज्ञानिक भी था, वो एक कलाकार भी था, वो एक पेंटर भी था, जिसने दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग की रचना की है, जिसका नाम है मोनालिसा। इस मोनालिसा के मुस्कुराहट के पीछे लाखों दीवाने हो गए, लाखों ने इसकी अनुकृति की, लाखों ने इसका अनुकरण किया, परंतु आज भी वो लाजवाब। ये लियोनार्डो विंची एक वैज्ञानिक भी था। फ्लोरेंस के राजा ने उससे कहा कि भाई तुम एक ऐसा जहर बुझा तीर बनाओ जिसके लगते ही जो शिकार है वो कुछ दूसरे पल के भी ना सोच सके और उसका काम तमाम हो जाए। विंची ने तो पहले मना किया पर बाद में तैयार हो गया। पर इसके पहले भी लियोनार्डो विंची की एक कहानी है कि उसने ईसाई धर्म की मान्यताओं की इतनी कटी आलोचना की, उसने मैरी के संबंध में ऐसी कटु बातें कहीं, उसने जीसस के बारे में ऐसी कटु बातें कहीं कि उसको एक अलग ही कहा गया, एक जगह संग्रहित किया गया जिसको विंची कोड कहा जाता। पादरियों ने उसे कहा कि देश निकाला दे दो, इसको फांसी की सज़ा दे दो। अंततः मरा भी वो जहर पी के, जब फ्लोरेंस के राजा को वो तीर नहीं मिला जिसके लगते ही शिकार ढेर हो जाए, तब उसको जहर पिलाकर उसकी जान ले ली। तो ये ज़रूर है कि भाई आपको लिखना है और आपको एक सिलसिलेवार लिखना है, एक सिलसिलेवार लिखना है। जब आप वे फॉरवर्ड कहते हैं तो इसमें लिखिए नंबर 1 सजेशन, 1 नंबर परामर्श इस निबंध में, जहाँ की हुआ कि भाई विज्ञान बराबर जीतता है, रूमानियत बराबर हारती है। वो लिखिए कि मानव के कोमल भावनाओं का प्रतिनिधित्व विज्ञान नहीं रूमानियत करती है। ये लिखिए कि मानव का जीवन रूमानियत के बिना, रूमानियत के अभाव में सूना हो जाएगा, वो निरर्थक हो जाएगा। लिखिए कि भाई विज्ञान के साथ साथ विज्ञान के छात्रों को प्रेम की कहानियाँ पढ़ानी चाहिए, उनको उपन्यास लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए, उनको कविता लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। और जिस देश में कवि नहीं होगा, उस देश में कवि भी नहीं होगा, वहाँ बंदर भी नहीं होंगे। इसीलिए विज्ञान के साथ साथ काव्य की भी आवश्यकता है, विज्ञान के साथ साथ रूमानियत की भी आवश्यकता है। ये आपका सुझाव होगा कि हर विज्ञान के संस्थान में, हर इंजीनियरिंग के कॉलेज में इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। अंत में आप निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में आप क्या लिखते हैं, क्या लिखना है? निष्कर्ष भी 150 से लेकर 200 शब्दों का होगा। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, खास करके हिंदी में निबंध लिखने वाले, जो मेरा अनुभव है, अतः हम कह सकते हैं ऐसा ही वो शुरू करते नहीं। आपको कम से कम
50 से 60 शब्दों में जो कुछ आपने लिखा है प्रस्तावना के अतिरिक्त सबका एक निचोड़ संक्षेप में प्रस्तुत करिए। तब उसके बाद 50 शब्दों में लिखिए कि भाई इस निचोड़ से हमको क्या बात निकलती है, क्या बात इसका कि क्या इससे एक बात कौन सा भाव निकलता है, वो हमको समझ में आना चाहिए। और अंततः निबंध को आप ख़त्म कीजिए। आप साहित्यकार नहीं हैं और 2 साल में आप साहित्यकार बन भी नहीं सकते, परंतु जो प्रयास करेगा, जो लगातार कोशिश करेगा, वो सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए ये है कि निबंध भी, जिसको कुछ नहीं आता है वो भी निबंध लिख सकता है। अब ये बात कि साहब ये जो 5 अंश हमने बताए, हमने बताया प्रस्ताव, हमने बताया विस्तार, हमने बताया विश्लेषण, हमने बताया सुझाव, हमने बताया निष्कर्ष। इन 5 बातों में सबसे महत्वपूर्ण 2 अंश हैं, छोटे अंश। प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण और निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण। दिक्कत यह है कि निबंध की जो परीक्षा होती है और संघ लोक सेवा आयोग जो इस परीक्षा की जांच कॉपियों करवाता है, वो आमतौर पर शिक्षकों से करवाता है। कुछ नौकरशाह भी जांचते हैं, कुछ समाचार पत्र के संपादक भी जांचते हैं, कुछ पुलिस के ऑफिसर जिनको बड़ी रुचि होती वो भी जांचते हैं, पर ज़्यादातर जो है शिक्षक जांचता। शिक्षक अपने शैक्षणिक जीवन के आरंभ से ही इस आदत से लाचार है कि पहले वो देखता है इंट्रोडक्शन या प्रस्ताव और फिर आखिर में देखता है निष्कर्ष। इसलिए 2 बातें, 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसको गांठ बांध लीजिए। अब ये बात कि साहब आप जब निबंध की तैयारी करते हैं, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं और ख़ासकर हिंदी माध्यम के लोग कि भाई क्या है निबंध, एक बार जाऊंगा और परीक्षा भवन में निबंध मिलते ही लिख डालूंगा। शायद ऐसा संभव नहीं, आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। 250 शब्द हैं निबंध में और इन 250 शब्दों के लिए आप अपने दूसरे विषयों की जितनी तैयारी करते हैं, एक जीएस के पेपर में जितनी तैयारी करते हैं, उतनी ही तैयारी निबंध के लिए करना होगा। अब आजकल जो निबंध आ रहा है, 2021 में तो 2 प्रश्न हीगेल से थे, 1 प्रश्न मार्क्स से था, 1 प्रश्न शोपेनहावर से था और बाकी भी सब खुले हुए मनोविज्ञान से सवाल था, एकॉफ का सवाल था, मैस्लो का सवाल था। भला हो संघ लेख सेवा आयोग का कि इस बार जो उन्होंने दिया है तो उसमें 5 तो उक्तियां थी विद्वानों की। बहुत बड़े बड़े विद्वान नहीं थे, जेस्टर जैसा विद्वान, मेलबर्न एमिल जैसा विद्वान, ये हमारे आइंस्टीन जैसे विद्वान, इनकी उक्तियों को दिया गया था। आप निबंध की तैयारी के लिए, खास करके हिंदी निबंध की तैयारी के लिए क्या करेंगे? आप 2 बातें जरूर कीजिए। अंग्रेजी में ही वो अखबार है हिंदू, पढ़िए, अंग्रेजी से भागिए मत। हिंदी के माथे पर बिंदी लगी नहीं 75 साल के अमृत काल के बाद ही। अंग्रेजी का महत्व बढ़ा है, हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ा है, पर हिंदी की जो सरकारी स्वीकृति है, हिंदी की जो वैज्ञानिक स्वीकृति है, वो घटी है। वो धनी वर्ग अपने घरों में भी अंग्रेजी बोलता है, वो कुत्ते को कुत्ता नहीं डॉगी कहता। अब ऐसी सूरत में हिंदी वालों को अंग्रेजी से बैर नहीं, पर अंग्रेजी से मिताई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में ही उपलब्ध है।
आप हिंदू अखबार को पढ़ें, ना समझ में आता है, कम से कम देखिएगा तो सही। शेक्सपियर के एक नाटक अथोलो में जो कुरूप था और अपनी पत्नी डेसिडोमिना पर बराबर संदेह करता था, इतनी भयभीत रहती थी डेसिडोमिना, उससे प्रेम करती थी, परंतु उसने अखबार जल्दी जल्दी में उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। ओथेलो खुश हुआ, कम से कम अखबार तो पढ़ रहे हैं। आप भी यही करें और धीरे धीरे हिंदू के पिताश्री भी आपको समझ में आ जाएगा और उसकी वानगी भी समझ में आएगी और आप उसको पूरी तरह से समझ लीजिएगा। एक दूसरी बात है, कुछ ऐसी किताबों को भी पढ़िए जो हिंदी अनुवाद है, जो कि जैसे एक रामचंद्र गुहा की किताब है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसका हिंदी हो गया है। उसी तरह से शेखर बंदोपाध्याय की किताब है पलासी से विभाजन, पलासी से पार्टीशन। पढ़िए, इतिहास की पुस्तकों को पढ़ने से आपको वो समझ आ जाएगी कि इतिहास में आखिर हुआ क्या, उनको आप लिखिएगा। मैं एक निबंध की बात आपको कर दूं। वो निबंध क्या था? वो निबंध था शैली का, इस बार 2022 में, जब उसने कहा कि साहब ये जो कवि है वो एक ऐसा विधायक है जिसके योगदान को स्वीकार नहीं किया जाता। आप जब लिखें तो लिखिए कि भाई कवि, हमने पहले ही बताया। फिर आप जब आए विस्तार में तो 3 बड़े बड़े कवियों को लिखिए रविंद्रनाथ ठाकुर के संबंध में, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक बुरी चीज़ है जिससे युद्ध होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का परिप्रेक्ष्य था। गांधी ने लाख समझाया, नहीं समझो। दूसरे कवि, चिली के कवि पाब्लो नेरूदा को लिखिए, जिसने कहा कि तुमको सामाजिक सरोकार होना चाहिए, तुम कम से कम अपने बारे के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचो, क्या कर सकते हो। उसने लिखा कि जिसने कभी किसी कमजोर की मदद नहीं की, क्या वो आदमी है? जिसने कभी पड़ोसी की सुध नहीं ली, क्या वो आदमी है? जिसने रास्ते चलते भिखारी को भीख नहीं दिया, क्या आदमी है? आप ओले सोयिंका को लिखिए, ये अफ्रीका के कवि हैं, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो जिस तरह से रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला, जिस तरह से पाब्लो नेरूदा को मिला, उसी तरह से ओले सोयिंका को मिला। सोयिंका ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह से आदमी के बीच भेद करता है और प्रजाति के आधार पर भेद करता है। और तब इस पूरे निबंध को लिखिए। इस तरह से कुछ ना कुछ सामग्री, ये जो कहावतें हैं और ये जो खुले निबंध हैं, ये जो दर्शन के संबंध में निबंध हैं, इसमें आपको लिखना हो। 3 बातों को कह के मैं इस बात को समाप्त करूंगा। पहली बात तो ये है कि भाई निबंध लिखने के लिए आप निश्चित रूप से जब आप चुनाव करते हैं 10 से 15 मिनट का समय दीजिए। वो कभी भी ऐसा मत कीजिए कि एक निबंध को आरंभ किया, फिर इसको काटा, फिर दूसरा निबंध लिखा। इसलिए समय दे करके ही निबंध को लिखा जाए। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप निबंध लिखें, चाहे परीक्षा भवन में और चाहे अपने कमरे पर, सबसे पहले एक योजना, एक ब्लूप्रिंट आप बना लें, तभी निबंध को। परीक्षा भवन में भी ब्लूप्रिंट रफ लिख करके, रफ को देखिए निबंध लिखिए, रफ को देखिए और निबंध लिखिए। बहुत जल्दी निबंध लिखना अच्छी बात नहीं है। 3 घंटे में 2 निबंध लिखना कठिन काम है, परंतु यह निबंध होना चाहिए सोचा समझा हुआ। ये फ्लो नहीं चलेगा। बहुत ही एकदम ही सोच साच के आर्टिकुलेटेड रूप से आपको निबंध लिखना है। इसलिए दूसरी बात यह है कि साहब आप जो है एक योजना जरूर बना लें। और तीसरी बात कि आप जब शुरू करते हैं निबंध की तैयारी, कुछ पढ़िए। सबसे पहले 200 शब्द का निबंध लिखिए। कभी भी खुद ही इसकी जांच ना करें। हर व्यक्ति आत्ममुग्धता का शिकार होता है, चाहे वो कोई झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो। आत्ममुग्धता ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। इसीलिए 200 शब्द से आरंभ कीजिए, अपने मित्र को दीजिए, फिर लिखिए 500 शब्द,
फिर लिखिए 700 शब्द और फिर लिखिए 1000 शब्द। और निबंध की पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं जो भाषण दे रहा हूँ, निबंध लिखने ही से आता है। ये ऐसी चीज है कि लिखने ही से लिखना आएगा, और जितना निबंध आप लिखेगा उसी से आपकी निबंध की तैयारी होगी। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।